सो आज का अपना टॉपिक है पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम। लेकिन सबसे पहले हम लोग मूवमेंट ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। मूवमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम और मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है एफ इंटू डी। एम इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी वेयर एफ इज फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड d इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में आपको ऐसा वैसा डिस्टेंस नहीं लेना है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ओके, d में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ओके, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो बताओ यहां पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, फोर्स एंड डिस्टेंस का, तो यूनिट क्या आएगा यहां पर, न्यूटन मीटर। चलो फॉर्मूला तो मिल गया हमें मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए, F इंटू डी, ये फॉर्मूला तो मिल गया। लेकिन ये मूवमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? मूवमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज मूवमेंट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स is known as मूवमेंट। चलो अभी भी कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा है ये सब। ये टर्निंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? डेफिनेशन तो मैंने यहां पर लिखा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज मूवमेंट, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका? सो देखो मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास एक रॉड है, रॉड ए बी। ये इसका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है और ऐसा कनेक्ट किया है, पिन जॉइंट कनेक्ट किया है, पिन जॉइंट। मैंने यहाँ पर वेल्डिंग नहीं किया है। अब ये पिन जॉइंट क्या होता है? देखो सपोज मेरे पास ये दो रॉड है, ये दो रॉड मैंने यहाँ पर क्या किया, ड्रिल मशीन से होल किया। ओके, दोनों रॉड को ड्रिल मशीन से यहाँ पर होल किया और उसमें मैंने एक छोटा सा एक रॉड इंसर्ट किया, एक छोटा सा पतला सा एक रॉड मैंने इंसर्ट किया। ओके, मैंने सबसे पहले ड्रिल मशीन से होल किया और दोनों में एक यहाँ पर एक रॉड इंसर्ट किया छोटा सा। अब उससे क्या होगा, ये जो दोनों रॉड्स है ये दोनों रोटेट हो जाएंगे। दोनों कनेक्ट तो हो गए एक दूसरे के साथ, लेकिन ये दोनों में रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वेल्डिंग करता, वेल्डिंग, तो मैं इसको रोटेट कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। करेक्ट। सो यहाँ पर मैंने पिन जॉइंट यूज किया है। जैसे कि घड़ी के अंदर जो नीडल्स होते हैं वो सेंटर में कैसे कनेक्टेड होते हैं? पिन जॉइंट होते हैं। अगर मैंने वो सेंटर में वेल्डिंग किया तो वो जो नीडल्स है, घड़ी के अंदर जो नीडल्स है वो रोटेट होंगे क्या? नहीं। समझा? तो मेरे पास एक रॉड ए बी है, यहाँ पर ए पॉइंट पर मैंने कौन सा कनेक्शन दिया है, कौन सा जॉइंट दिया है? पिन जॉइंट दिया है। सो बी पॉइंट ये मूविंग है, ए पॉइंट कैसा है? फिक्स्ड है। अब मैं इस बी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ओके, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ये फोर्स अप्लाई करने से मुझे बताओ, ये रॉड जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा? यस और नो? है ना? फोर्स मैंने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अप्लाई किया जिसकी वजह से ये रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ। यही फोर्स अगर मैं अपवर्ड्स डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, अपवर्ड्स, तो ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। करेक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने से ये रॉड रोटेट हो रहा है ना, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है, रोटेट, तो उसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। समझा? सो मूवमेंट हमने यहां पर कैलकुलेट किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज मूवमेंट। फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है, रोटेट हो रहा है, उसको मूवमेंट कहते हैं। अब देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, डिफाइन मूवमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मूवमेंट। ओके, बस फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया था इस रॉड के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई करने से ये रॉड एक तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था। मतलब यहां पर आपके पास मूवमेंट के लिए दो डायरेक्शंस है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे फोर्स में देखो, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसमें दो ऑप्शंस कौन से होते हैं? एक तो वो फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं।
वही फोर्स अगर टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। वर्टिकल में भी सेम, वर्टिकल में जो अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड्स है वो निगेटिव लेते हैं। तो सेम वैसे ही यहां पर फोर्स अप्लाई करने से ये रॉड एक तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एक तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। दो ऑप्शन है आपके पास। तो यहां पर हम लोग क्लॉकवाइज को निगेटिव कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। समझो? अब प्रैक्टिकली फोर्स मूवमेंट ये कभी निगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव निगेटिव जो है वो उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव आपको एज्यूम करना ही है, किसी एक को निगेटिव एज्यूम करना ही है। तो मैंने क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहां पर दो डायरेक्शंस लिए हैं, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव एज्यूम किया है। अब यहां पर मेरे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, जिसका मुझे मूवमेंट कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। यहां पर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं 2 मीटर। अब अच्छे से देखो, ये 10 न्यूटन फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब जब भी फोर्स हॉरिजॉन्टल मिलता है तब उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा? वर्टिकल। कॉमन सेंस की बात है, हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर कौन होता है? वर्टिकल। फोर्स वर्टिकल है तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो जब भी आप लोग मूवमेंट कैलकुलेट करते हो तो चेक करने का कि फोर्स कैसा है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस, फोर्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लॉजिक क्लियर है? तो यहां पर 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू ए यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके सामने 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 10 इंटू 2 ना, फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? 10 न्यूटन का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, करेक्ट? मतलब ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। सो मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू कितना मिला मुझे? 20 न्यूटन मीटर। ओके, और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन मेंशन करना है, डायरेक्शन आएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज। चलो और एक चांस है, नहीं समझा है और एक बार हम लोग देखेंगे। इस बार है 20 न्यूटन और मुझे मूवमेंट कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। अब अच्छे से देखो, ये 20 न्यूटन यहां पर वर्टिकल है। अब फोर्स वर्टिकल है मतलब मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना है? हॉरिजॉन्टल। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करो यहां पर कितना है? 3 मीटर। तो मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 20 इंटू 3। ओके, कितना आएगा? 20 इंटू 3। एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो ना कैसा है। विथ रिस्पेक्ट टू बी ये 20 न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज, तो निगेटिव साइन देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो पॉजिटिव। जैसे यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ए ये 10 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना, ऐसा ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सो क्लॉकवाइज है तो मैंने यहां पर माइनस साइन दिया। नेक्स्ट, मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? -60 न्यूटन मीटर। अब मैंने आपको बोला है, फोर्स में भी बोला था कि जब भी आपको आंसर निगेटिव मिलता है तब वो आंसर आपको और एक बार लिखना रहता है, सेकेंड टाइम उसको पॉजिटिव में लिखना है और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन मेंशन करना है। निगेटिव आंसर के आगे ही डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकते, हाँ, करेक्ट? सो आपको यहां पर देखो निगेटिव आंसर मिला है तो ये आंसर मुझे और एक बार लिखना है 60 न्यूटन। सेकेंड टाइम इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन मेंशन करेंगे। तो बताओ ना, निगेटिव साइन के लिए डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा, ब्रैकेट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी 60 न्यूटन मीटर, निगेटिव आया था आंसर, उसको मैंने पॉजिटिव में लिखा और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन मेंशन किया। नेक्स्ट, अब इसके बाद अब मुझे यहां पर मूवमेंट कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब जब फोर्स हॉरिजॉन्टल होता है तब उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होता है,
लेकिन यहां पर देखो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये जो 1 मीटर डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। और अच्छे से देखो ये जो 20 न्यूटन है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, इस 20 न्यूटन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास कर रहा है, पॉइंट सी से पास कर रहा है। तो जब भी कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास होता है तब वहां पर मूवमेंट जीरो होता है, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है। सो यहां पर कितना आएगा मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी, जीरो। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये रॉड ए बी है, रॉड ए बी, ए पॉइंट पिन जॉइंट है, बी पॉइंट मूविंग है। बी पॉइंट पर मैंने वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो ये रॉड ए बी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यही फोर्स अगर मैं अपवर्ड्स डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन इस बार देखो मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे। अब बताओ ये रॉड कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? ये रोटेट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो देखो ना आगे जाके कहां से पास कर रहा है, आगे जाके इसका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहा है, मूवमेंट सेंटर पॉइंट ए से पास कर रहा है, करेक्ट। तो जब भी कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास होता है तब वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं कर सकता। आप लोग कितना भी फोर्स अप्लाई करो, आप लोग बोलेंगे अरे मैं एक काम करता है 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है, 100 न्यूटन, तब जाके ये रोटेट होगा। बिल्कुल रोटेट नहीं होगा। ये जो रॉड है ना ये टूट जाएगा। आप लोग फोर्स कितना भी इंक्रीज करो, कितना भी इंक्रीज करो, ये रोटेट होगा नहीं, ये रॉड टूट जाएगा, समझा। सो ये रोटेट तो हो ही नहीं रहा है, सो मूवमेंट कितना आएगा यहाँ पर, जीरो आएगा। सो जब भी कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास होता है तब उसका मूवमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट अच्छे से याद रखो, important note, if force is passing through movement center, then movement of that force will be जीरो। कितना रहेगा, मूवमेंट ऑफ दैट फोर्स विल बी जीरो। चलो नेक्स्ट, यहां तक समझा। सो ये इंपॉर्टेंट नोट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू मूवमेंट सेंटर देन मूवमेंट ऑफ दैट फोर्स विल बी जीरो। ओके, फटाफट ये नोट डाउन करो। मूवमेंट के बाद नेक्स्ट आएगा वेरिग्नन्स थ्योरम। मैकेनिक्स का फर्स्ट थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन करके एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक फॉर्मूला दिया है। अब उस फॉर्मूले को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो फॉर्मूला है, वो जो थ्योरम है, वो तो कॉमन सेंस की बात है। एक्चुअली वो जो फॉर्मूला है, वेरिग्नन्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है, ये 300 साल पुराना है, 300 साल पुराना, करेक्ट। लेकिन उसको अगर अच्छे से देखोगे आपको पता चलेगा अरे ये तो कॉमन सेंस की बात बताई है उन्होंने। सो नेक्स्ट है वेरिग्नन्स थ्योरम। सो इसका स्टेटमेंट क्या है, वेरिग्नन्स थ्योरम स्टेट्स दैट summation of moment of all forces with respect to any point is equals to moment of resultant of that forces with respect to same point। सब ऐसा ऊपर से गया है ना, जो भी बोला, इंग्लिश तो बहुत अच्छा बोला मैंने, लेकिन समझा कुछ नहीं। यस और नो? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, summation of moment of all forces with respect to any point is equals to moment of resultant of that forces with respect to सेम पॉइंट। अभी भी कुछ भेजे में नहीं घुस रहा है ना। इंग्लिश तो मैं बहुत ही अच्छा बोल रहा हूं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो एक काम करता हूं, ये पूरा स्टेटमेंट मैं यहां पर अच्छे से लिखता हूं, फिर वर्ड बाय वर्ड हम लोग वो फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे फॉर्मूला तैयार करेंगे। सो स्टेटमेंट क्या है देखो, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ
all forces with respect to any point, with respect to any point is equal to moment of resultant of that forces with respect to same point। ये वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। चलो मैंने स्टेटमेंट तो यहां पर लिख दिया, लेकिन अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली ये वेरिग्नन्स थ्योरम एग्जैक्टली है क्या। तो एक एक वर्ड देखते हैं। सो सबसे पहला वर्ड यहां पर क्या दिख रहा है, समेशन। चलो फिर समेशन साइन दिया मैंने यहां पर। समेशन ऑफ मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मूवमेंट हो गया, ऑफ ऑल फोर्सेस, आपके पास जितने भी फोर्सेस है सबका मैंने मूवमेंट कैलकुलेट किया। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। ओके, सो ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो अल्फाबेट्स है उसमें से कोई भी एक लेटर आप लोग कंसिडर करो, एनी पॉइंट। चलो मैं यहां पर ए लेता हूं, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब आप लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे एनी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे कैसे? टेंशन मत लो, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। अगर बी बोला है तो यहां पर बी लिखेंगे। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो ओ पॉइंट आपको यहां पर लेना है, समझा? तो यहां पर आपको मूवमेंट सेंटर क्या लेना है उसके बारे में आप लोग दिमाग में मत लगाओ, टेंशन मत लो, क्वेश्चन में दिया रहता है ये सब। ओके, सो यहां पर मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया है। सो समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, इज इक्वल टू मूवमेंट, इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस। दैट फोर्सेस मतलब कौन से, मेरे पास ये जो फोर्सेस है ना, n नंबर ऑफ फोर्सेस, ये सबका रिजल्टेंट है ये r, विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट मतलब यहां पर मैंने कौन सा पॉइंट लिया, a, तो सेम यही पॉइंट मुझे यहां पर भी लेना है। एक एक करके देखो, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, एनी के जगह मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया, इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट, मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस मतलब यहां पर मेरे पास जो n नंबर ऑफ फोर्सेस है उनका ये रिजल्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट, मतलब यहां पर जो पॉइंट लिखा है सेम यही पॉइंट मुझे यहां पर लेना है। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये जो थ्योरम है ये कॉमन सेंस की बात है। कैसे देखो, सपोज मेरे पास 5 फोर्सेस है, 5 एज्यूम करो मेरे पास 5 फोर्सेस है। अब ये 5 फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको पता है? यस, हमने लास्ट लेक्चर देखा था ना, लास्ट लेक्चर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए जिसमें 4 फोर्सेस दिया था, जिसका रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया, प्लस उसका लोकेशन भी डिसाइड किया, वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है, सो प्लीज एक बार वो सब वीडियोस अच्छे से देखो। करेक्ट? सो मेरे पास 4 फोर्स है, उसका रिजल्टेंट में कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे करना है, रिजोल्यूशन क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, ये सब हमने इसके पहले के लेक्चर में डिटेल में देखा है। ओके, नेक्स्ट, तो एज्यूम करो मेरे पास 5 फोर्सेस है। ओके, 5 फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स का मैंने मूवमेंट कैलकुलेट किया, सेकेंड का मूवमेंट कैलकुलेट किया, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। सो मेरे पास टोटल कितने मूवमेंट्स है? 5 मूवमेंट्स है ना, 5 फोर्सेस है तो 5 मूवमेंट्स आ गए, हर एक का मूवमेंट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन ऑफ मूवमेंट, मेरे पास 5 फोर्सेस है, 5 का 5 मूवमेंट मैंने कैलकुलेट किया, सबका समेशन किया, सबका मैंने समेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। ओके, अब इसको साइड में रख दो, 5 फोर्सेस है, सबका मूवमेंट कैलकुलेट किया, सबका मैंने समेशन किया, अब इसको साइड में रख दो। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही फोर्स है, यहां पर मेरे पास 5 फोर्स है, यहां पर मेरे पास एक ही फोर्स है, और ये जो अकेला है ये कौन है? ये 5 के बराबर है। 5 के बराबर मतलब ये पांचों का इक्विवेलेंट है, दैट इज रिजल्टेंट है। करेक्ट?
अब बताओ ये रिजल्टेंट, मतलब ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली होता क्या है? ये 5 फोर्स मिलके जितना काम कर रहे हैं ना, उतना ये अकेला काम कर रहा है। यस और नो? ये 5 फोर्स मिलके जितना आपको आउटपुट दे रहा है, उतना ये अकेला दे रहा है। जैसे कि साउथ के मूवीज में देखो, क्लाइमैक्स सीन रहता है, इमेजिनेशन के बाहर का रहता है। एक साइड 50-60 गुंडे रहते हैं और एक साइड अपना हीरो अकेला रहता है। अपना ये हीरो अकेला ये सबके साथ फाइट करता है और जीत जाता है। इसका मतलब ये जो हीरो है ये सभी का इक्विवेलेंट है, रिजल्टेंट है। ये 50 लोग मिलके जितना काम कर रहे थे, उतना ये अकेला काम कर रहा है। ओके, सो सेम स्टोरी यहां पर है। मेरे पास 5 फोर्सेस है, 5 के मूवमेंट कैलकुलेट किए, सबका समेशन किया। अब राइट साइड मेरे पास सिंगल फोर्स है जो कि ये सबका रिजल्टेंट है। अब इसका मैं मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका भी मैंने मूवमेंट कैलकुलेट किया। अब बताओ ये सबका 5 का मूवमेंट समेशन जो किया है और ये अकेले रिजल्टेंट का मूवमेंट, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगा या नहीं? बोलो जल्दी, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगा या नहीं? करेक्ट? आप लोग बोलेंगे अरे हाँ कॉमन सेंस की बात है, दोनों इक्वल ही रहेगा। समझा? यही तो हमें वेरिग्नन ने बोला है। समझा? अब आप लोग बोलेंगे कि अरे हम लोग ऐसे कैसे यकीन करें, हम लोग ऐसे कैसे, नहीं करना चाहिए। उसने बोल दिया और आपने यकीन कर लिया, ऐसा थोड़ी रहता है। इसके पीछे कुछ तो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, टेक्निकल या फिर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। यस और नो? सो उसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना है। आर्केडेमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आर्केडेमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें मैकेनिक्स के फोल्डर में जाके वेरिग्नन थ्योरम फर्स्ट चैप्टर कोप्लानर फोर्स सिस्टम में वेरिग्नन थ्योरम का एक वीडियो आपको मिलेगा। वो वीडियो आपको अच्छे से देखना है। 31 मिनट्स का वो वीडियो है। 31 मिनट्स का वीडियो में मैंने पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन किया है और फाइनली ये आउटपुट मिला है। सो वो डेरिवेशन आप लोग अच्छे से करो, एग्जाम में आने के चांसेस है। वो डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, वेरिग्नन थ्योरम। ओके, सो आप सब लोग एक बार वो वीडियो अच्छे से देखो। चलो फिर आगे बढ़ते हम लोग। सो वेरिग्नन थ्योरम यहां पर अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम के एग्जाम्पल्स। लेकिन ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले इसके स्टेप्स से डिस्कस करते हैं। पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो सबसे पहला स्टेप आता है स्टेप्स फॉर पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम। पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है पैरेलल एंड जनरल के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें रिजोल्यूशन। और हम लोग कौन से फोर्स को रिजॉल्व करते हैं? इंक्लाइंड फोर्स को। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। सो आपको सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना है। अब रिजॉल्व करना है मतलब क्या करना है? उसके 2 कंपोनेंट्स आपको फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो आपके डायग्राम में जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है सबको आपको रिजॉल्व करना है। ओके, और उसके लिए डायलॉग, जिसका एंगल उसका कॉस। इंक्लाइंड फोर्स का एंगल देखने का विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स में कॉस, वाई में साइन। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई में कॉस, एक्स में साइन। चलो सबको पता है ये रिजोल्यूशन। तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। देन स्टेप नंबर 2 समेशन ऑफ एफ एक्स। इसमें आपको अलोंग एक्स एक्सिस जितने भी फोर्सेस है उनका एडिशन करना है। अब समेशन ऑफ एफ एक्स में जो राइट साइड जाता है वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जो लेफ्ट साइड जाता है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे। फिर उसके बाद थर्ड है समेशन ऑफ एफ वाई। इसमें आपको अलोंग वाई एक्सिस जो फोर्सेस है, दैट इज वर्टिकल फोर्सेस, उसका कैलकुलेशन करना है। और इसमें जो अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड्स है वो निगेटिव लेना है, बराबर, समेशन ऑफ एफ वाई में। फिर उसके बाद फोर्थ आएगा रिजल्टेंट। आर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 है थीटा। थीटा के लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स।
ओके, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। क्लियर? नेक्स्ट, फिर उसके बाद सिक्स्थ है लोकेशन। लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि हमने जो रिजल्टेंट कैलकुलेट किया है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, ये सब आपको चेक करना है। सो स्टेप नंबर 6 है अपना लोकेशन। ओके, सो स्टेप नंबर 6 है अपना लोकेशन। अब स्टेप नंबर 6 के बाद स्टेप नंबर 7 है अपना, अब स्टेप नंबर 6 तक का कैलकुलेशन देखो आपने कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में ऑलरेडी किया है। ओके, स्टेप नंबर 6 तक का जो कैलकुलेशन है ये आपने कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में ऑलरेडी किया है। करेक्ट, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है। अब इसके आगे स्टेप नंबर 7 के आगे आपको वेरिग्नन्स थ्योरम यूज करना है, जो कि हम लोग कॉनकरेंट में यूज नहीं कर रहे थे। सो स्टेप नंबर 7 में आपको वेरिग्नन्स थ्योरम यूज करना है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको डी कैलकुलेट करना है, स्मॉल डी। और ये स्मॉल डी कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन resultant and movement center, resultant and movement center। ओके, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 8 में लास्ट स्टेप, इसमें आपको x बार एंड y बार कैलकुलेट करना है। x बार के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई। फॉर्मूला अच्छे से देखो, अपोजिट कनेक्शन है, x के फॉर्मूले में y है, y के फॉर्मूले में x है। देन सेकेंड है y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। देखो ना, y के फॉर्मूले में x है, x के फॉर्मूले में y है। सो यहां पर आपको x बार एंड y बार कैलकुलेट करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये x बार y बार एग्जैक्टली है क्या? x बार y बार मतलब आपने जो रिजल्टेंट कैलकुलेट किया है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वो डिस्टेंस हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं, x बार एंड y बार। सो ऐसे टोटल 8 स्टेप्स में आपको पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया सबका। सो स्टेप्स के बाद अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम with respect to point A. Okay, find resultant of given force system with respect to point A.
100 न्यूटन, यहाँ पर मैंने एक फोर्स लिया 50 न्यूटन, इसका एंगल मैंने यहाँ पर लिया 30 डिग्री। फिर इसके बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस है 3 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 4 मीटर। यहाँ पर मैंने एक फोर्स एज्यूम किया 80 न्यूटन, और यहाँ पर मैंने एक फोर्स एज्यूम किया 20 न्यूटन, और इसका एंगल मैंने यहाँ पर लिया है 45 डिग्री। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दिस इज सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। और यहाँ पर आपको एक मूवमेंट दिया है, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूँ, 30 न्यूटन मीटर। ओके, 30 न्यूटन मीटर। सो आगे बढ़ते हैं। फिर डायग्राम आपको दिया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फोर्सेस एक बार चेक करो। 80 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 100 एंड 20, टोटल 4 फोर्सेस है, प्लस एक मूवमेंट भी दिया है 30 न्यूटन मीटर। ओके, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए कैलकुलेट करना है। पॉइंट ए देखो यहाँ पर दिया है, पॉइंट ए बी सी डी, आपको कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू डी। सो ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया ही रहेगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट। सो आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्टेप नंबर 1 याद करो। स्टेप नंबर 1 क्या है अपना, रिजोल्यूशन। और हम लोग कौन से फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। सो मेरे पास टोटल 4 फोर्सेस है, 80, 50, 100 एंड 20। ओके, अब ये 4 फोर्सेस में से इंक्लाइंड कौन कौन है, 50 एंड 20, ये 2 फोर्स इंक्लाइंड है। तो ये दोनों को मुझे रिजॉल्व करना है। अब कैसे रिजॉल्व करना है देखो, 50 न्यूटन कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट ऑल्सो पॉजिटिव। सो एक्स कंपोनेंट यहां पर पॉजिटिव है एंड वाई कंपोनेंट ऑल्सो पॉजिटिव। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब राइट साइड जाएगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा। 50 न्यूटन का एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है, एक्स। अब जिसका एंगल उसका कॉस, एंगल 30 डिग्री जो है वो एक्स का है, तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसका, 50 कॉस 30। ओके, एंड वाई कंपोनेंट इसका आएगा 50 साइन 30। चलो नेक्स्ट, 20 न्यूटन सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव एंड वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। एक्स कंपोनेंट निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर 45 डिग्री एंगल जो है 20 न्यूटन का वो कैसा है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब वाई कंपोनेंट में क्या आएगा, कॉस। सो 20 कॉस 45 एंड एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, 20 साइन 45। समझा सबको? स्टेप नंबर 1 समझा सबको? यस और नो? रिजोल्यूशन वाला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया है। देखो मेरे पास 2 फोर्स इंक्लाइंड थे, दोनों को मैंने रिजोल्व किया। एक जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड वाला जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में जिसका एक्स निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड जाएगा वो, वाई पॉजिटिव है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स में आपको अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस है उसका कैलकुलेशन करना है। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन कौन है, 80 है, 50 कॉस 30 है, 20 कॉस 45 है। ओके, अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस में जो राइट साइड जा रहा है वो प्लस, जो लेफ्ट साइड है वो माइनस। सो यहां पर कौन कौन आएगा, 80 राइट साइड जा रहा है मतलब प्लस आएगा, 50 कॉस 30 ये भी पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद 20 साइन 45 ये लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब निगेटिव आएगा, ये 20 साइन 45। ओके, सो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो कैलकुलेटर में। तो समेशन ऑफ एफ एक्स में बताओ, 80 प्लस 50 कॉस 30
माइनस 20 साइन 45. सो आंसर आएगा 109.15. समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 109.15. आंसर मेरा पॉजिटिव आ गया. आंसर मेरा पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन आएगा टूवर्ड्स राइट, क्योंकि एक्स में पॉजिटिव कौन होता है? टूवर्ड्स राइट. नेक्स्ट, समेशन ऑफ एफ वाई, स्टेप नंबर 3. पहले हमने रिजोल्यूशन किया ना स्टेप नंबर 1 में, देन स्टेप नंबर 2 में समेशन ऑफ एफ एक्स, अब स्टेप नंबर 3 में समेशन ऑफ एफ वाई. अब समेशन ऑफ एफ वाई में आपको वर्टिकल फोर्स लेना है, जो अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड्स है वो निगेटिव. चलो तो कौन कौन आएगा यहाँ पर? 50 साइन 30 अपवर्ड्स पॉजिटिव आएगा, 100 ये भी अपवर्ड्स है पॉजिटिव होगा, एंड 20 cos 45 ये भी अपवर्ड्स है पॉजिटिव आएगा, 20 cos 45. चलो अब ये कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो. सो इसका आंसर आएगा 50 साइन 30 प्लस 100 प्लस 20 cos 45. ओके, सो आंसर मिला 139.14. समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 139.14 न्यूटन. अब समेशन ऑफ एफ वाई का भी अपना आंसर पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन कैसा आएगा यहाँ पर? अपवर्ड्स. ओके, सो समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया. अब इसके बाद रिजल्टेंट. रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर. सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 109.15 स्क्वायर प्लस 139.14 स्क्वायर. सो आंसर आएगा 176.84. 176.84. क्लियर? सो रिजल्टेंट हमने यहां पर कैलकुलेट किया. अब इसके बाद थीटा. थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स. सो थीटा कैलकुलेट करना है, tan इनवर्स, शिफ्ट tan प्रेस करो कैलकुलेटर में, शिफ्ट tan. सो tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई इज 139.14 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स इज 109.15. सो आंसर इज 51.88. 51.88 डिग्री. अब इसके बाद आपको इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है. स्टेप नंबर 6, लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि जो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया है वो कैसा है, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में. और ये डिसाइड करने के लिए आपको समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर चेक करना है. समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर अपना पॉजिटिव आया ना, समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर भी अपना पॉजिटिव आया. तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. ओके, फर्स्ट. सो अपना जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ओके, अपना जो रिजल्टेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है. एक्स वाई आर इज इक्वल्स टू 176.84 न्यूटन, और इसका जो एंगल है थीटा 51.88 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कैसा आएगा? ये एक्स एक्सिस आएगा. ये थीटा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा कैसा होता है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही होता है ना. स्टेप नंबर 7, इसके बाद हम लोग वेरिग्नन थ्योरम के ऊपर काम करेंगे. वेरिग्नन थ्योरम का स्टेटमेंट याद है सबको? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. अब इस बार एनी के जगह आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट. सो यहां पर समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट. तो पहले चलो LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. सो LHS में बताओ समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. मेरे पास कितने फोर्सेस है? नंबर ऑफ फोर्सेस 1, 2, 3 एंड 4.
लेकिन ध्यान से देखो यहां पर 50 और 20 जो है वो इंक्लाइंड है, तो मैंने उसको रिजॉल्व किया, उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट किया। तो यहां पर 50 के दो कंपोनेंट्स आ गए, यहां पर 20 के दो कंपोनेंट्स आ गए। तो कैलकुलेशन में हम लोग ये 50 और ये 20 कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर ये 50 और 20 का दो कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में। तो चेक करो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस हो गए, 6। तो 6 मूवमेंट्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते फिर यहां से 80 से स्टार्ट करते हैं। मुझे कैसा कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो ये 80 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, ए पॉइंट यहां पर है। अब जब भी कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास होता है तब उसका मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है, करेक्ट। जब भी कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास होता है तब उसका मूवमेंट 0 होता है। तो 80 का मूवमेंट 0। चलो फिर आगे 20 cos 45 का मूवमेंट कितना, 20 cos 45, ये वर्टिकल फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है, मूवमेंट 0। नेक्स्ट 20 sin 45 हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, अगेन मूवमेंट 0। 100 न्यूटन वर्टिकल फोर्स है, ये भी ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका भी मूवमेंट 0। तो 80 का मूवमेंट 0, ये दोनों का मूवमेंट 0, 100 का मूवमेंट 0। बच गया फिर ये दो फोर्स 50 cos 30 एंड 50 sin 30, ये दोनों का मुझे मूवमेंट कैलकुलेट करना है। अब मूवमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 50 cos 30 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो यहां पर आपको डिस्टेंस वर्टिकल लेना है। ओके देखो ना 50 cos 30 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, विथ रिस्पेक्ट टू ए कितने वर्टिकल डिस्टेंस पर रहेगा, 3। तो यहां पर क्या आएगा 50 cos 30, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ए वर्टिकल डिस्टेंस कितना है यहां पर 3, ओके। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से मतलब माइनस आएगा, ये समझो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 sin 30 वर्टिकल फोर्स है, तो मुझे यहां पर डिस्टेंस लेना है हॉरिजॉन्टल। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए चेक करो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 4। तो यहां पर क्या आएगा 50 sin 30 इंटू 4 आएगा, है ना, 50 sin 30 इंटू 4 आएगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव आएगा, ये समझा। चलो नेक्स्ट, लास्ट में बच गया 30 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में आपको एक मूवमेंट भी दिया है, अब ये ऑलरेडी मूवमेंट है तो उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्शन चेक करना है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब प्लस लेंगे, ये समझा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मूवमेंट आपको दिया है इसको जब हम लोग यहां पर इक्वेशन में लिखते हैं तब उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये मूवमेंट आपको डायग्राम में कहीं पर भी देने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो उसके लिए कंसीडर करना ही नहीं है, करेक्ट। सो ये 30 न्यूटन मीटर आपको बी पॉइंट पर देने दो, या फिर सी पर, या डी पर, या ए पर, या फिर ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, कहीं पर भी देने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको उसका डायरेक्शन अच्छे से देखना है। क्लॉकवाइज है तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। चलो फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं। समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चेक करो कितना आ रहा है, -50 cos 30 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस नेक्स्ट 50 sin 30 इंटू 4 प्लस 30। सो आंसर आएगा यहां पर 0.096, 0.096। एक काम करते हैं, ये आंसर जो है वो बहुत ही छोटा आ रहा है, बहुत ही छोटा आ रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, ये जो मूवमेंट आपको यहाँ पर दिया है ना एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज लेते हैं। चलो क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर कैसा आएगा फिर माइनस, समझा। आपके क्वेश्चन में चेंजेस करो, अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा है तो उसमें चेंजेस करो। ये क्लॉकवाइज लिया मैंने, क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिया, तो माइनस साइन अगर लेते हैं तो आंसर आएगा -59.9,
यह आएगा -59.9 न्यूटन मीटर। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आंसर आपको निगेटिव मिलता है तब वो आंसर आपको और एक बार लिखना रहता है। ओके, ये आंसर मुझे और एक बार लिखना रहता है। सेकेंड टाइम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे 59.9 न्यूटन मीटर, और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन मेंशन करेंगे। इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, निगेटिव आया ना आंसर, सो डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगा। समझा सबको यहां तक? फटाफट रिप्लाई चाहिए। ओके, सो LHS कंप्लीट हुआ। अब RHS की बात करते हैं। RHS में क्या दिया है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। सो यहां पर मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट का। अब मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी ना, F इंटू डी। लेकिन इस बार F मतलब कौन सा फोर्स लेना है मुझे, रिजल्टेंट लेना है, तो यहां पर F के जगह क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। ओके, अब R इंटू डी में बताओ, R का वैल्यू कितना है, 176.84 ना, 176.84 इंटू डी। ओके, अब ये जो वेरिग्नन करके साइंटिस्ट होके गया है, इसने हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन थ्योरम। ये वेरिग्नन करके जो साइंटिस्ट होके गया, इसने हमें क्या बोला है, ये LHS और ये RHS हमेशा इक्वल होता है। तो यहां पर क्या आएगा, 59.9 इंटू डी, नहीं 59.9 इज इक्वल्स टू, ये LHS है ना, इज इक्वल्स टू 176.84 इंटू डी, है ना। ये LHS ये RHS दोनों कैसा है, इक्वल। तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, 176.84 से ये डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 59.9 डिवाइड बाय 176.84। सो आंसर आएगा 0.33। डी इज इक्वल्स टू, हमें आंसर मिला 0.33 मीटर। फिर उसके बाद एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई। अब समेशन ऑफ मोमेंट का वैल्यू कितना है, 59.9 ना, एंड समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू कितना है, 139.14। ओके, सो 59.9 डिवाइड बाय 139.14, सो ये आंसर मिलेगा 0.43 मीटर। नेक्स्ट, y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। सो समेशन ऑफ मोमेंट का वैल्यू है 59.9 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स है 109.15। तो बताओ 59.9 डिवाइड बाय 109.15, सो आंसर आएगा 0.54। ओके, सो एक्स बार वाई बार भी हमने कैलकुलेट किया, एक्स बार वाई बार भी हमने यहां पर कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके आगे का कैलकुलेशन, इसके आगे हमें फाइनल डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं ये सब वैल्यूज यहां पर लिख के रखता हूं, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। सो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया है 176.84, थीटा हमने कैलकुलेट किया है 51.88। ओके, फिर उसके बाद डी हमने कैलकुलेट किया 0.33 मीटर। फिर उसके बाद एक्स बार हमने कैलकुलेट किया 0.43 एंड वाई बार हमने कैलकुलेट किया 0.54 मीटर। ओके,
चलो, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है। अब फाइनल डायग्राम, ये फाइनल डायग्राम जिसको समझा ना उसको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो इसलिए फाइनल डायग्राम एक बार अच्छे से देखो। ओके, सो फाइनल डायग्राम में सबसे पहले आपको यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ये होगा अपना वाई एक्सिस। आप लोग अगर स्केल वगैरह यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा, डायग्राम आपका परफेक्ट आएगा। सो ये आ गया अपना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन कैसा करने के लिए बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो जो भी पॉइंट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है वो पॉइंट आपको ओरिजिन पर कंसीडर करना है। ओके, ओरिजिन पर कंसीडर करना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद x बार इज इक्वल्स टू कितना मिला, 0.43। सो ये x बार एग्जैक्टली है क्या, अपना जो रिजल्टेंट है वो x एक्सिस को a पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0.43। अब ये x एक्सिस जो है वो a पॉइंट के दोनों साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड भी x एक्सिस है, राइट साइड भी x एक्सिस है। तो ये 0.43 डिस्टेंस कहां पर लेना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो आप लोग बोलते हो कि राइट साइड लेना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, 0.43 पॉजिटिव है और a पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। ये आंसर जो है ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज पुट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करते हैं। सो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, समझा? तो यहाँ पर आपको 0.43 जो है ना वो a पॉइंट के दोनों साइड लेना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। सो लेफ्ट साइड मैंने क्या किया, देखो 0.43 इतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क किया। राइट साइड भी मैंने यहां पर एक 0.43 मीटर इतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क किया, समझा? फिर उसके बाद y बार इज इक्वल टू कितना है, 0.54। यहां पर भी a पॉइंट के ऊपर भी y एक्सिस है, नीचे भी y एक्सिस है, तो यहां पर आपको ऊपर 0.54 इतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करना है और नीचे 0.54। समझा यहां तक? अब इसके बाद रिजल्टेंट देखो 176.84 है और स्टेप नंबर 6 याद करो। स्टेप नंबर 6 में हमें पता चला था कि अपना जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई दोनों का आंसर अपना पॉजिटिव आया था। सो रिजल्टेंट का एंगल थीटा 51.88 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट कितना है 176.84। ये डायग्राम हमें स्टेप नंबर 6 में मिला था, लोकेशन वाले स्टेप में। अब देखो रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, तो यहां पर देखो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाना है और मेरे पास 4 पॉइंट्स है। ये वाला पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ये वाला पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, निगेटिव एक्स। ये वाला निगेटिव वाई, ये वाला पॉजिटिव एक्स। 4 पॉइंट्स है मेरे पास, पॉजिटिव वाई, निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाने के लिए मुझे कौन से पॉइंट्स में से पास होना पड़ेगा, निगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, ये 2 पॉइंट्स में से मुझे पास होना पड़ेगा। ओके, ये 2 पॉइंट से अगर मैं पास हो रहा हूं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा सकता हूं। सो आर इज इक्वल्स टू मुझे मिला 176.84। ओके, 176.84 और इसका जो एंगल है थीटा कितना है 51.88 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे मेरे पास एक ही थोड़ी ऑप्शन है, मेरे पास और एक ऑप्शन है, निगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स। ये 2 पॉइंट्स से भी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा सकता हूं। तो ये 2 पॉइंट्स को भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं, निगेटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स। सो आर इज इक्वल्स टू मिल गया 176.84 न्यूटन और इसका जो एंगल है थीटा ये कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 51.88 डिग्री। ओके, अब यहां पर हमने जो डी कैलकुलेट किया है 0.33, ये एग्जैक्टली क्या है,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपको यहां पर क्या करना है, ए पॉइंट से रिजल्टेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, ए पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, सो ये डिस्टेंस मुझे मिलेगा 0.33 मीटर। अब जैसे मैंने यहां पर इस रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, सेम वैसा ही एक परपेंडिकुलर लाइन मुझे यहां पर भी ड्रॉ करना है। ओके, सो ये मिल गया मुझे d इज इक्वल्स टू 0.33 मीटर। समझा यहां तक सबको? अब यहां पर दो रिजल्टेंट मिल गया आपको। अब एक फोर्स सिस्टम के दो रिजल्टेंट के भी हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली रॉन्ग है ना ये। एक सिस्टम के दो रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन यहां पर तो मैंने दो रिजल्टेंट ड्रॉ किए। अब ये दोनों में से एक वैलिड है और एक इनवैलिड है। कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ये कौन डिसाइड करेगा? मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। याद करो, अपना मूवमेंट का आंसर अपना कितना आया था? मूवमेंट का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने इरेज कर दिया, 59.77 आया था ना। समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए 59.77। चेक करो, इसी के आगे पीछे मिला था मुझे, और आंसर अपना निगेटिव आया था। निगेटिव मतलब डायरेक्शन कैसा लिया था मैंने? क्लॉकवाइज। करेक्ट, क्लॉकवाइज। यस, सो यहां पर देखो, मूवमेंट का अपना डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा ये दोनों में से वैलिड कौन सा और इनवैलिड कौन सा है। तो यहां पर देखो ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा है? इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। करेक्ट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा है? इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। मुझे कौन सा वाला चाहिए? क्लॉकवाइज वाला। करेक्ट, तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्टेंट है ये वैलिड रिजल्टेंट है, और ये वाला जो है वो इनवैलिड रिजल्टेंट है। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये हमेशा क्या क्लॉकवाइज ही वैलिड रहेगा क्या? हमेशा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही वैलिड रहेगा क्या? नहीं, ये मूवमेंट के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मूवमेंट का आंसर अपना पॉजिटिव आया होता, पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन कैसा? एंटी क्लॉकवाइज होता। सो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ए जो रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज है वो वैलिड है, मतलब ये वाला वैलिड होता और क्लॉकवाइज वाला इनवैलिड होता। यहां पर अपना आंसर निगेटिव आया था, निगेटिव आंसर मतलब यहां पर डायरेक्शन कैसा? मूवमेंट का क्लॉकवाइज। तो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ए ये वाला रिजल्टेंट देखो क्लॉकवाइज है, मतलब ये वैलिड हो गया। यस और नो? तो वैलिड और इनवैलिड ये कौन डिसाइड करता है? मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। अब आप लोग बोलते कि क्या ये दोनों ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? वैलिड इनवैलिड? सिर्फ वैलिड ड्रॉ किया तो चलेगा क्या? चलेगा, वैलिड ड्रॉ किया तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा डायग्राम जो है आपके दिमाग में पहले अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा, आपके दिमाग के अंदर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टाइम तो उतना ही जाने वाला है, आप लोग उसको पेज पे ऊपर ड्रॉ करो या फिर अपने दिमाग के अंदर ड्रॉ करो, टाइम तो उतना ही जाने वाला है। तो उससे अच्छा है इसको पेज के ऊपर ड्रॉ करो ना, आराम से अच्छे से ड्रॉ करो, फिर अच्छे से देखो दो रिजल्टेंट आपने ड्रॉ किया, दोनों में से देखो कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। समझा? टाइम तो उतना ही लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपने दोनों रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाहिए और फिर आराम से देख के उसको डिसाइड करना है वैलिड कौन सा, इनवैलिड कौन सा है। आपके जो बुक्स है, रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, सब में सिर्फ वैलिड वाला ही ड्रॉ करके दिया है। समझा? लेकिन मेरे हिसाब से आपने दोनों ड्रॉ करना चाहिए। सो स्टार्टिंग से याद करो, हमने सबसे पहले मूवमेंट से स्टार्ट किया था। मूवमेंट में हमने डेफिनेशन देखा, उसमें क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद फोर्स जब वर्टिकल होता है तब डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेना है, फोर्स जब हॉरिजॉन्टल होता है तब डिस्टेंस वर्टिकल लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको दिया था, इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू मूवमेंट सेंटर देन मूवमेंट ऑफ दैट फोर्स विल बी जीरो। जब भी कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास करता है उसका मूवमेंट जीरो होता है। करेक्ट? फिर उसके बाद हमने देखा था वेरिग्नस थ्योरम, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। अब जिसने वो अच्छे से अटेंड किया है उसको पता है, ये इतना मैंने फास्ट बोला वेरिग्नस थ्योरम का स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से समझ में आया है। फॉर्मूला
आप लोग इजीली तैयार कर सकते हो। या फिर फॉर्मूला सामने रखो, स्टेटमेंट तैयार करो, ये बहुत इजी रहेगा। फॉर्मूला सामने रखो और स्टेटमेंट तैयार करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये वेरिगनन थ्योरम का जो डेरिवेशन है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आज के आज वो डेरिवेशन आपको अच्छे से देखना है, आपके नोटबुक में वो सब लिखना भी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, वेरिगनन थ्योरम का डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो एप्लीकेशन में उसका वीडियो अवेलेबल है, 31 मिनट्स का वो वीडियो है। क्लियर? सो बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है वेरिगनन थ्योरम, और जो हमें फॉर्मूला मिला है वो अपना फाइनल आंसर आया है वहाँ पर। सो एक बार देखो वो वीडियो। एंड फिर उसके बाद हमने स्टेप्स डिस्कस किया, पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम का स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है रिजोल्यूशन, सेकंड स्टेप होता है समेशन ऑफ एफ एक्स, थर्ड होता है समेशन ऑफ एफ वाई, नेक्स्ट होता है रिजल्टेंट। फिर आता है स्टेप नंबर 5 थीटा, दैट इज डायरेक्शन, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। और ये जो थीटा है ये हम लोग हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि अपना जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो, तो स्टेप नंबर 6 तक का कैलकुलेशन तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, जो कि हमने कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में ऑलरेडी किया था। फिर उसके बाद हमने वेरिगनन थ्योरम, जिसमें हमें डी कैलकुलेट करना है, स्मॉल डी, ये वाला। और ये स्मॉल डी कौन होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड मूवमेंट सेंटर, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड स्टेप नंबर 8 में आपको एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार इज इक्वल्स टू फॉर्मूला समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई, एंड वाई बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। लॉजिक क्या है? एक्स के फॉर्मूले में वाई, वाई के फॉर्मूले में एक्स, करेक्ट। और ये एक्स बार वाई बार एग्जैक्टली होता क्या है? अपना जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस को विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट सेंटर कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगा, वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिलता है। और ये आंसर जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये डिस्टेंस पॉजिटिव एक्सिस पर ही मेजर करना है, ये आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि वैल्यूज हम लोग जो पुट करते हैं वो पॉजिटिव ही पुट करते हैं, समझा। तो आपको ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन के दोनों साइड लेना है, मूवमेंट सेंटर के दोनों साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे। और फिर उसके बाद ये जो स्टेप नंबर 6 में हमने रिजल्टेंट देखा था वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है मुझे कौन से पॉइंट्स ज्वाइन करना है। अपने पास देखो टोटल 4 पॉइंट्स आते हैं, एक पॉजिटिव वाई, एक निगेटिव एक्स, एक निगेटिव वाई, एक पॉजिटिव एक्स। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना था इसलिए आपने निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई कनेक्ट किया एंड निगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स कनेक्ट किया। अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ जाना होता तो मैं पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई कनेक्ट करता, निगेटिव वाई निगेटिव एक्स कनेक्ट करता, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पॉजिटिव वाई निगेटिव एक्स ऐसे कनेक्ट करता, या फिर पॉजिटिव एक्स निगेटिव वाई ऐसे कनेक्ट करता। अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाना है, फोर्थ, तो मैं पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स कनेक्ट करता, निगेटिव एक्स निगेटिव वाई कनेक्ट करता, है ना, कॉमन सेंस की बात है। चलो, फिर उसके बाद ये डायग्राम कंप्लीट करने के बाद 2 रिजल्टेंट आता है, और दोनों में से वैलिड कौन है और इनवैलिड कौन है ये कौन डिसाइड करता है? मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। मूवमेंट का आंसर निगेटिव आया था तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो विथ रिस्पेक्ट टू है ये वाला रिजल्टेंट क्लॉकवाइज है, देखो तो वो वैलिड लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज था, इनवैलिड लिया। अगर यहां पर आंसर अपना पॉजिटिव आता तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता, तो विथ रिस्पेक्ट टू है ये वाला क्लॉकवाइज है जो कि इनवैलिड होता, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है जो कि वैलिड होता, समझा। सो वैलिड इनवैलिड जो है ये मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो चलो, हमने लास्ट 5 मिनट में पूरा लेक्चर का एक रिवीजन कर लिया। ओके, सो चलो फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। आज हमने जनरल फोर्स सिस्टम का एग्जांपल देखा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ऐसे ही और वीडियोस और टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए स्टॉप करते हैं।